हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इससे हमारा किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, हमें उसको कैसे टैकल करना है, क्या क्या लैंग्वेज कैसे यूज करनी है। हमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आता है, लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो लैंग्वेज का जो मेन रोल होने वाला है वो है लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे वो आज हम देखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ही देखेंगे। उससे पहले हम एक बार इसकी थोड़ी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में होता क्या है, इसमें किस टाइप की जो इसकी थ्योरी है, कौन से रिजल्ट है इंपॉर्टेंट है जिनका हम क्वेश्चन सोल्व करते टाइम जिन रिजल्ट्स का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो कमेंट करके बताना आपकी कैसी तैयारी चलने लग रही है। ओके गाइज, और जो एग्जाम है अभी गाइज कुछ नहीं बोल सकते कि एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा। बस आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखो, है ना। ये नहीं है कि टाइम वेस्ट एक दिन पढ़ के 2 दिन नहीं पढ़े कि पता नहीं कब होगा एग्जाम, कब होगा एग्जाम। तो उस टेंशन को दूर करके बस आप क्या करो, डेली का अपना टारगेट सेट करो और पढ़ते रहो, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो गाइज, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर क्या होती है, जिसकी पावर एक होती है ना। तो अब वो कोई भी पावर है, कोई भी वेरिएबल है, उसकी पावर एक होगी, उसी को क्या बोलेंगे हम, लीनियर बोलेंगे। इक्वेशन, अब हमें इक्वेशन पता है कि इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल का जो सम होगा लीनियर कम्बिनेशन होगा, है ना। और सिस्टम मीन्स एक से ज़्यादा, जब एक से ज़्यादा, दो के लिए बहुत बोल देते हैं, एक से ज़्यादा जब हमारे पास कुछ भी इक्वेशन टाइप हो जाएगी तो उनको क्या बोल देते हैं, कोई भी जैसे एक से ज़्यादा हो जाता है तो हम क्या बोल देते हैं, सिस्टम बोल देते हैं ना। तो ऐसे ही है, हमारे पास क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, उनका क्या हो जाएगा, अगर एक से ज़्यादा लीनियर इक्वेशन होगी तो उनको क्या बोल देंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम हो जाएगा वो। तो देखो इसमें क्या होगा, हमारे पास कुछ वो दे देगा, 2 3 4 5 कितने भी टाइप के वो क्या दे देगा, लीनियर इक्वेशन दे देगा। तो देखो उनको नोटेशन है जस्ट a11 x1 a12 x2 प्लस अप टू सो ऑन a1n xn। अब a1 a2 an जो ये होते हैं हमारे पास, ये क्या होते हैं, ये गाइज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट ये वेरिएबल की फॉर्म में नहीं होंगे कभी भी, क्यों, क्योंकि अगर वेरिएबल हो गए तो मान लो यहाँ पे इसकी कुछ भी था, ये एक्स वाई था, तो लीनियर तो नहीं हुई ना। अगर इसकी पावर देखेंगे तो वो पावर तो 2 हो जाएगी। तो इस टाइप में जो a1 a2 an जितने भी होते हैं यहाँ पे, ये क्या होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। एंड जो x होता है x1 x2 xn, ये क्या होते हैं हमारे पास, ये वेरिएबल होते हैं। तो ये जो सिस्टम इस टाइप से दे देगा वो 2-3 इक्वेशन, उसको हमें सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करना है गाइस, हमेशा याद रखना, फर्स्ट स्टेप में हम बनाएंगे उसकी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स बनाएंगे गाइस, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। हम क्या करते थे अब तक, तो जब एग्जाम में जब हमारे MCQ टाइप क्वेश्चन आते तो हम डायरेक्ट लिख देते थे A:B, है ना। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। तो जो स्टेप फर्स्ट होता है उसमें ये होता है, जब क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे हमें समझ में आ जाएगा। तो इस इक्वेशन की ये क्या बनाएंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। तो देखो क्या करना होता है हमें, कोफिशिएंट मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, जो कांस्टेंट थे ना इनको हमें इसमें लिखना है। तो a11 a12 a1 रो वाइज, फर्स्ट रो को फर्स्ट में, सेकंड रो को सेकंड रो में, m जो mth रो थी उसको mth रो में हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। उसके बाद x क्या था हमारे पास, x1 x2 जितने कोफिशिएंट चले थे xn तक चले थे, तो xn, और b क्या था हमारे पास, ये वाला कॉलम वेक्टर जो होता है ये क्या होता है हमारे पास, b होता है, ठीक है गाइज। अब देखो ये तो क्या थी, ये a इज कॉल्ड द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ओके, हमें पता चल गया एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स है। जो इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का एनी सेट ऑफ वैल्यूज x1 x2 xn विच साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई ऑल दिस इक्वेशन, मतलब x1 x2 xn ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करते हो, सेटिस्फाई करती हो। मीन्स a11 कुछ आएगा, x1 कुछ आएगा, a12 कुछ आएगा, x2 कुछ आएगा, उनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो वो b1 के इक्वल आ जाए। b1 भी कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया, तो x1 x2 की xn की ऐसी वैल्यू जो हमारी इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो वही हमारी क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। जैसे मान लो हमने ना एक इक्वेशन दे दी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू b भी कुछ था ना 5, तो हम x और y की क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा सॉल्यूशन 5 आ जाए। तो देखो x को भी 1 ले लो और आप y को भी 1 ले लो, तो 2 × 1 प्लस 3 × 1 करके हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो x y के यहाँ पे आप इसको नोटेशन ऐसे लिख सकते थे, 2x1 प्लस 3x2 इज इक्वल टू 5। तो x1 x2 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 1 1 ही आ गए। तो ये x1 x2 1 और 1 का जो सेट आया है हमारे पास, ये क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो ये हमारा यहाँ पे बोलने लग रहा है, ये यहाँ पे द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x1 x2 xn, जो हमारी जो इक्वेशंस है सभी को इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ऐसा नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पे एक इक्वेशन और होती है ना, जैसे 2x
-3y इजिकल टू 7, तो क्या बोल देते, तो क्या x1 इजिकल टू 1, x2 इजिकल टू 1 इसको सॉल्यूशन बोल देते गाइस? तब नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पुट करते ना तो 2 - 3 करके तो -1 आता जो कभी भी 7 के इक्वल नहीं होता है। तो यहाँ पे बात यही बोली गई है कि जो x1 x2 xn जो सॉल्यूशन आएंगे ना, मीन्स जो x1 x2 जितने भी सॉल्यूशन आएंगे वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक को कर दे और एक को ना करे और उसको सॉल्यूशन बोल देंगे, नहीं, सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जो अगर हमारे पास 3 इक्वेशन थी तो तीनों को सेटिस्फाई करे, 4 इक्वेशन थी तो चारों को सेटिस्फाई करे। आई होप आप समझ गए होंगे। When the system of equation has one or more than one solution, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आता है इसके पास एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। वो कैसे होंगे उनकी थ्योरी अभी हम बाद में देखेंगे। अभी आप बस इतना समझो कि जब सिस्टम के पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर गया ना तो उसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, और अगर एग्जिस्ट नहीं किया तो उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। सिस्टम के पास सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं किया तो इनकंसिस्टेंट। उसके बाद देखो गाइज, उसके बाद हम बनाते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, A कोलन B मैट्रिक्स। तो ये क्या होते हैं, जो A था ना ये वाला, ये इस A को इस B के साथ क्या कर देते हैं, इन दोनों को मिक्सअप कर देते, कंपाउंड कर देते। तो ए वाली मैट्रिक्स थी ये और ये क्या थी बी, तो A कोलन B, इसको बोल देते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इज कॉल्ड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम। सेकंड स्टेप में हमें हमेशा जिस भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी होगी। आप बोलोगे ये बीच वाली थ्योरी लिखनी है, नहीं लिखनी, ये तो जस्ट समझाने के लिए थी गाइज, आपको समझ में आ जाए। कल को आप किसी को समझाओगे तो भी उसको भी समझाना तो आना चाहिए ना आपको। तो ऐसे आपको क्या बताना है कि x1 x2 सॉल्यूशन होते हैं जो सिस्टम को सेटिस्फाई करते हैं, साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप में हम क्या बनाते हैं, जो इक्वेशन दी हुई होती है उनसे मैट्रिक्स बनाते हैं। सेकेंड स्टेप में मैट्रिक्स से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं इसको रो रिड्यूस करेंगे। रो रिड्यूस करने के बाद इसकी रैंक निकालेंगे। रैंक के बाद हमारे पास 3 रिजल्ट होते हैं, उन रिजल्ट्स को हम बताएंगे क्या होते हैं। देखो, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ax = b इज कंसिस्टेंट, दैट इज पॉजिटिव सॉल्यूशन, मतलब इसके पास कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन होगा। इफ एंड ओनली इफ, इसके पास सॉल्यूशन कब होगा, इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है गाइस, द कोफिशिएंट मैट्रिक्स A एंड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A कोलन B आर ऑफ सेम रैंक। मींस जैसे हम बोलते थे ना रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ A कोलन B, तो वही बोली गई है गाइस यहाँ पे बात, बस किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स द रैंक ऑफ A एंड ऑगमेंटेड, ए तो क्या थी हमारे पास गाइज, कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी, तो इसलिए मैंने आपको सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या बोला था, हमें बनानी है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, इसको बोला था कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और जो बी के साथ मिला दिया तो इसको बोला था ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हाँ हमें पता है ये मैट्रिक्स ए ही होती है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन सोल्व करोगे तो बताना पड़ेगा गाइज, ठीक है ना। तो यहाँ पे यही है कि रैंक ऑफ ए कोलन बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए आ जाती है, तो इसको बोल देते हैं सिस्टम के पास हमारे सॉल्यूशन क्या करने लग रहा है, एग्जिस्ट करने लग रहा है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट मींस सिस्टम हमारा कैसा हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। अब इस पे देखो, रैंक ऑफ ए कोलन बी के इक्वल नहीं है तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, मींस नो सॉल्यूशन, मींस नो सॉल्यूशन। ओके, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए कोलन बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स। तो गाइस मैं बताती हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता नंबर ऑफ अननोन्स होते क्या। तो जो एक, जैसे मान लो ए हमारे पास ना m क्रॉस n की मैट्रिक्स थी, ओके, तो जो n होता है ना हमारे पास, n जो होता है हमारे पास, ये क्या होते हैं, n कॉलम होते हैं, m क्रॉस n की मैट्रिक्स में n कॉलम होते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ अननोन बोलते हैं। तो आप क्वेश्चन में देखो, मैंने ना परसों वाले मतलब 7 जो अक्टूबर को क्वेश्चन ऑफ द डे था ना, उसमें मैंने इसका यूज किया था कि n-r का है ना, तो वहाँ पे मैंने लिख दिया था नंबर ऑफ अननोन। तो कमेंट आया कि मैम नंबर ऑफ अननोन होते क्या है, तो यही नहीं पता था बच्चों को। तो नंबर ऑफ अननोन क्या होते हैं, हमारे पास जो कॉलम होते हैं ना उन्हीं को नंबर ऑफ अननोन बोलते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन सोल्व करना तो वहाँ पे ये मत लिखना कि n इज द नंबर ऑफ कॉलम, नहीं, आपको लिखना है नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है। द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड हैव ए यूनिक सॉल्यूशन। अगर रैंक ऑफ ए कोलन बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू, अगर m क्रॉस n की मैट्रिक्स है वो n के ही इक्वल आ जाती है तो उसको बोल देंगे द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। थर्ड रिजल्ट क्या होता है गाइज, रैंक ऑफ ए कोलन बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए लेस देन हो जाए नंबर ऑफ अननोन से, तो दो सिस्टम कंसिस्टेंट तो होगा क्योंकि रैंक इक्वल है, लेकिन अननोन से कम है तो इसके पास हो जाएंगे गाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये 3 रिजल्ट है, आपको ये तीनों रिजल्ट आने चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। अगर आपको ये 3 रिजल्ट नहीं आते हैं तो आपको फिर क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं। मैंने इसमें क्या बताया है गाइज, देखो मैंने बताया यहाँ पे हमारे ना एक ए कोलन बी मैट्रिक्स बनेगी, एक मैट्रिक्स ए है और एक है बी। बी तो क्या है, कॉलम वेक्टर होता है। देखो अगर यहाँ पे मान लो 1 2 3 0 1 2 0 0 1 और यहाँ पे था 1 2 3, तो देखो इस केस में क्या है हमारे पास, रैंक ऑफ ए, ये ए ही तो है ना,
अगर मान लो अगर ये ए ऐसे लिख देता ऑगमेंटेड मैट्रिक्स 1 2 3 0 1 2 0 0 1, तो भी तो ये ए ही तो होता ना। तो इसकी रैंक कितनी होती है हमारे पास, इसकी रैंक 3 ही होती ना। तो यहाँ पे लिख दो या यहाँ पे लिख दो, हमें पहले तो पता होना चाहिए ना। तो ये ए ही होता गाइस, इसको अलग से निकाल के सोल्व करो या यहाँ पे करो, बात तो एक ही है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी में क्या होगा, रैंक ऑफ ए कोलन बी। देखो ए की रैंक कितनी है यहाँ पे 3 है, ए कोलन बी की भी रैंक कितनी है हमारे पास कंप्लीट की 3 है। तो ए कोलन बी की रैंक ए के इक्वल आ गई। और नंबर ऑफ अननोन मीन्स नंबर ऑफ जो एन था वो कितना था, कॉलम वेक्टर 1 2 3 ए के देखने होते गाइज। बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं कंप्लीट के अननोन कितने हैं। अरे एक्स वाई जेड जब आप लिखोगे एक्स वाई जेड तो 3 ही तो अननोन हुए ना, तो वो 3 के ही इक्वल है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा बन जाएगा गाइज यूनिक सॉल्यूशन। अगर यहीं पे ये भी 0 ले लो आप लोग और ये भी 0 ले लो, तो रैंक कितनी हो गई, रैंक ऑफ ए कितनी हो गई 2, रैंक ऑफ ए कोलन बी भी कितनी हो गई 2, और वो लेस देन है 3। एक्स वाई जेड 3 अननोन थे लेकिन रैंक कितनी हमारे पास 2 है। तो इसमें बन जाएगा गाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप बोलोगे कैसे बन जाएगा, तो देखो जब हमने एलटी किया था वहां पे भी देखा था कि रैंक 2 है, तो रैंक नलिटी थ्योरम से गाइज इसकी नलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। नलिटी 1, तो नलिटी क्या बोलती है, फ्री वेरिएबल, तो एक फ्री वेरिएबल हो जाएगा। तो हम एक फ्री वेरिएबल है तो उसको अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, चूज अप कर सकते हैं कि उस फ्री वेरिएबल को कुछ भी पुट करते रहो, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलते जाएंगे, सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। तो फ्री वेरिएबल पे तो कोई कंडीशन नहीं है कि आपको क्या पुट करना है। तो हमारे पास इस केस में क्या बन जाता है गाइज, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाता है। थर्ड केस होता है गाइज नो सॉल्यूशन का। नो सॉल्यूशन का कब बनता है गाइज, देखो जैसे यही मैट्रिक्स थी 0 1 2 0 0 0 1 2 3, तो रैंक ऑफ ए कितनी है, रैंक ऑफ ए तो 2 है, और रैंक ऑफ ए कोलन बी कितनी है, वो तो 3 है। तो 2 कभी 3 के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो इस केस में क्या बन जाएगा गाइज, नो सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हम देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से पहले देखो इसकी थ्योरी लिखी हुई है। हमारे पास जो सिस्टम होता है ना वो 2 टाइप का सिस्टम होता है। कौन सा, एक तो होता है होमोजीनियस सिस्टम और एक होता है नॉन होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम को कैसे सोल्व करते हैं एंड नॉन होमोजीनियस को कैसे सोल्व करते हैं, इस पे बेस आज का क्वेश्चन है, आप जाके उसको देखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि रैंक ऑफ ए का मतलब रैंक का और डिटर्मिनेंट का क्या रिलेशन होता है। तो आप जाके क्वेश्चन ऑफ द डे का सॉल्यूशन गाइस, सबसे पहली बात तो ना जो मैं सॉल्यूशन लिखती हूँ उसकी लैंग्वेज को देखा करो, क्योंकि लैंग्वेज का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। आप जब लैंग्वेज पढ़ोगे ना तो आप सेम आपको भी समझ में आएगा कि अच्छा हमें इस क्वेश्चन को ऐसे करना होता है। जैसे आज का क्वेश्चन है उसमें मैं रैंक और डिटर्मिनेंट का रिलेशन है, तो वहाँ पे क्या है गाइज कि रैंक इम्प्लाई डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इम्प्लाई रैंक, कौन सा किसको इम्प्लाई करता है, तो उसका प्रूफ। तो गाइज प्रूफ उसका इंपॉर्टेंट है। हमें पता तो है रैंक और डिटर्मिनेंट का रिलेशन, लेकिन प्रूफ कैसे करोगे अगर आपके एग्जाम में आ गया तो प्रूफ के लिए ही मैंने उस क्वेश्चन को दिया। अदरवाइज वो क्वेश्चन तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी बता दोगे, लेकिन उसका प्रूफ खुद से लिखने की ट्राई करना कि हम उसका प्रूफ कैसे लिखेंगे। और अगर नहीं आता है तो फिर शाम को आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखो ax इजिकल टू 0 है और ax इजिकल टू b है, तो ax इजिकल टू 0 को क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। ax इजिकल टू b को नॉन होमोजीनियस सिस्टम बोलते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन कब बनेगा, जब इसकी रैंक फुल हो जाएगी। रैंक फुल कब होगी, जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो इस इक्वेशन का इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे। अब आप बोलोगे कि कैसे बनते हैं, तो देखो मैं बताती हूँ। ax इजिकल टू 0 है ना, तो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 0, x प्लस 2y प्लस 3z इजिकल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4z इजिकल टू 0। ये एक मैट्रिक्स है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन से सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था, इसकी मैट्रिक्स बनाओ। तो देखो मैट्रिक्स बनाती 1 1 1 1 2 3 2 3 4। अब इसकी क्या निकालनी है गाइस, रैंक निकालनी है। रैंक निकालो या डिटर्मिनेंट निकालो। चलो डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मुझे पता है इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। आप बोलोगे कैसे होगा, देख लेना, बता दूंगी मैं आपको बाद में। 1 4 × 2 8 8 - 9 -1 4 - 6 -2 +1 3 - 4 -1, तो -1 +2 -1 करके 0 आ गया। डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। सिस्टम कैसा था, होमोजीनियस सिस्टम था। डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया। अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया ना गाइज, तो जो इसकी रैंक है ना वो 3 नहीं हो सकती, 3 से लेस ही रहेगी, कभी भी 3 नहीं होगी। कैसे देख लो, रो रिड्यूस करो इसको। 1 1 1 R2 - R1 कर दो 0 1 2 0 2 - 2 0 3 - 2 1 4 - 2 2 अगेन करोगे तो 0 0। तो रैंक कितनी आई इसकी, 2 आई, 3 नहीं आई। आप बोलोगे कैसे, तो यही तो हमारा रिलेशन होता है गाइज।
कि अगर रैंक फुल है, अगर इसकी रैंक 3 होती तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता गाइज, इसका डिटर्मिनेंट होता नॉन जीरो। और अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो रैंक 3 से क्या होगी, लेस देन होगी। और इस केस में जब रैंक 3 से लेस है तो इसके कितने सॉल्यूशन बन जाएंगे गाइज, इसके सॉल्यूशन बन जाएंगे इनफाइनाइट। आप बोलोगे कैसे, रैंक 2 है, नलिटी 1 है, नलिटी 1 होती, फ्री वेरिएबल कितना हो जाएगा हमारे पास, एक फ्री वेरिएबल, तो सॉल्यूशन कितने हो गए, इनफाइनाइट हो गए। तो यही बात यहाँ पे बोली गई है क्या गाइज, अगर सॉल्यूशन के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो रैंक जो है वो लेस देन हो जाएगी मिनिमम एम और एन से। अब जो डिटर्मिनेंट होगा उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो डिटर्मिनेंट जो होता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे तो 3x3 ही ले दी थी, लेकिन अगर बाय चांस ऐसे सॉल्यूशन होता हमारे पास, यही दो सॉल्यूशन होते, x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 0 एंड x प्लस 2y प्लस 3z इजिकल टू 0, इस केस में आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते थे। देखो निकाल तो सकते थे, हमने सूडो इनवर्स किया है, लेकिन उस वे से थोड़ी ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जाएंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट किससे बोलते हैं, हम यहाँ से डायरेक्ट बोलते हैं रैंक नलिटी थ्योरम से। रैंक तो इसकी कितनी होगी, देखो 2x3 की मैट्रिक्स बनेगी, रैंक तो क्या होती है, मिनिमम m और n का मिनिमम होती है, तो रैंक तो इसकी 2 या 2 से कम रहेगी। और जो वेरिएबल थे वो कितने थे, 3 थे, तो एक फ्री वेरिएबल तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो आई होप आप समझ में आया होगा कि अगर m और n है, n तो 3 हो गए, रैंक ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकती है, 3-2 करेंगे या 3-1 करेंगे, वो तो डिपेंड, देख ये इसका LD नहीं है तो इसकी रैंक पक्का कितनी होगी, 2 होगी, तो 3-2 करके एक फ्री वेरिएबल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर स्क्वायर सिस्टम बनने लग रहा है तो डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट यूज कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे यही बोला था कि रैंक जो होती है मिनिमम m और n से होती है, और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट पक्का 0 होगा। डिटर्मिनेंट 0 है तो सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, सिस्टम के पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट पक्का 0 होगा। ये इफ एंड ओनली इफ में होता है गाइज। ओके, और अगर सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन है तो उसकी रैंक फुल होगी, फुल मीन्स m और n का जो मिनिमम होता है उतनी हो जाएगी। डिटर्मिनेंट कितना होगा, नॉन जीरो होगा। जैसे यहीं पे देख लो, अगर 3x3 की मैट्रिक्स थी, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता तो इसकी रैंक कितनी हो जाती है, n हो जाती है, और n होते ही क्या हो जाती है, वो फुल रैंक मैट्रिक्स बन जाती, ठीक है ना गाइज। उसके बाद है ax इजिकल टू b, और जो गाइज सुनो, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो ax इजिकल टू 0 होता है ना, यूनिक सॉल्यूशन में एक अकेला क्या होता है, 0 सॉल्यूशन ही अकेला सॉल्यूशन होता है। आप बोलोगे कैसे, तो गाइज 0 0 0 पुट करोगे ना एक्स वाई जेड को, तभी ये तीनों इक्वेशन साइमल्टेनियसली क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। ओके, अब आप बोलोगे कैसे, देखो इसकी जगह पे ना 5z कर लो, 5z करते ही यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1। तो जब कंपेयर करते हैं तो एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जेड इजिकल टू 0 आएगा। यहाँ से जब कंपेयर करोगे x प्लस 2 y प्लस 2 जेड इजिकल टू 0, जेड 0 तो y भी 0 आ जाएगा, y 0 जेड 0 तो x भी 0 आ जाएगा। तो ऐसे 0 0 0 ही एक अकेला सॉल्यूशन बन जाता है, कब, जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस की रैंक फुल हो, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो, ठीक है। डिटर्मिनेंट नॉन जीरो कब होगा, जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर होगी, 2x2 3x3 4x4, है ना, ठीक है। अब देखो ax इजिकल टू b, इसके 3 केस बनते हैं यार, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा, रैंक a और a कोलन b की क्या होगी, इक्वल नहीं होगी। इनफाइनाइट जो तीनों ऊपर वाले रिजल्ट थे ना, ये यहाँ पे क्या कर देते हैं, अप्लाई हो जाते हैं। b अगर 0 हो जाएगा तो सिस्टम होमोजीनियस बन जाता है, और होमोजीनियस के पास नो सॉल्यूशन का तो केस कभी बनता ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन 0 0 0 तो हमेशा इसके लिए क्या करता है, एग्जिस्ट करता ही है। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी इसकी थ्योरी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गाइज 3 क्वेश्चन, तीनों टाइप के करेंगे, किस टाइप का हमारा एग्जाम में आ सकता है, सिंपल भी आ सकता है और थोड़ा डिफिकल्ट भी वो दे सकते हैं, वो उनकी चॉइस है। लेकिन लैंग्वेज अब इंपॉर्टेंट होने वाले कि लैंग्वेज क्या यूज करोगे। तो उन्होंने दे दिया क्वेश्चन, फाइंड ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 1 2 3 4 इक्वेशन दे दी, और वो हमसे पूछने लग रहा है इसका सॉल्यूशन बताओ। तो कैसे बताओगे, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हमें लिखना है गाइज, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, ये आपको लिखना ही पड़ेगा। क्या, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए सिस्टम सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन। हम गिवन सिस्टम को सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन में क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ax इजिकल टू b वाली फॉर्म में, ax इजिकल टू b वाली फॉर्म में। तो आपको ये पुट करनी पड़ेगी, ax a बनाओ, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाओ a को, और x कंपोनेंट बनाओ x y z w जो इन्होंने यूज किए हैं,
इज इक्वल टू बी, इज इक्वल टू बी की वैल्यू पुट कर दो, 0 0 0 0। होमोजीनियस था तो इस 0 0 के प्लेस पे आप एक कैपिटल 0 टाइप में लिख देते तो भी गलत नहीं होता। तो आपको हमेशा फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से पहले हमें क्या बनानी है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है। Ax इजिकल टू बी, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि Ax इजिकल टू बी, ये वाली मैट्रिक्स आपको बनानी ही पड़ेगी। वी शैल फर्स्ट फाइंड द रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। देखो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कब बनानी है उसका स्टेप बाद में बताऊंगी, जब हमारा सिस्टम कैसे होगा, नॉन होमोजीनियस होगा। अभी हमारा सिस्टम है होमोजीनियस, तो आपको जो लैंग्वेज है ना उस पर ध्यान देना है। हम इसकी क्या निकालेंगे गाइज, रैंक निकालेंगे। रैंक कैसे निकालेंगे, बाय सम अप्लाई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ओनली। कॉलम ऑपरेशन, रो ऑपरेशन एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में। आप बोलोगे जब इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बनाते थे तब कर सकते थे, हाँ वो एक कंसेप्ट अलग है गाइज, जहाँ पे हमें क्या बनाना होता है, कम्यूट करनी होती है या कुछ भी और इक्विवेलेंट मैट्रिक्स या सिमिलर मैट्रिक्स बनानी होती है, तब हम अलग अलग टाइप से ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। लेकिन अभी हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करने लग रहे हैं, तो या तो आप कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करना या फिर आप रो ऑपरेशन अप्लाई करना। हम 99% क्वेश्चन को सोल्व करते हैं रो ऑपरेशन से, तो इसलिए मैं भी आपको कराऊंगी रो ऑपरेशन से। कॉलम ऑपरेशन से क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अगर सेम क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछने लग जाए इंटरव्यू में कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, आप बोलोगे रो ऑपरेशन से सोल्व कर लेंगे सर उसको रो रिड्यूस करके। तो एग्जामिनर पूछने लग जाए आपसे कि क्या रो ऑपरेशन ही नेसेसरी है, तो आप बोलोगे नो सर, वी कैन आल्सो अप्लाई कॉलम ऑपरेशन, बट वो हमारी चॉइस है कि रो ऑपरेशन अप्लाई करो या कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करो, आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन से हमारी रैंक ऑफ ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, तो आपको ये ऐसे ही उनको क्या कर देना, बता देना है। तो बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि रो ऑपरेशन ही अप्लाई करने होते हैं, नहीं गाइज, हम कॉलम भी अप्लाई कर सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। ओके, तो देखो वी शैल फर्स्ट फाइंड द रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ ए बाय रिड्यूसिंग टू इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म में किसको रिड्यूस करेंगे, ए को। कैसे रिड्यूस करते हैं, बाय अप्लाइंग सम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ओनली। देखो ओनली हमने क्यों यूज किया है, इस ओनली का मतलब समझना गाइज। अगर रो ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें कंप्लीट मैट्रिक्स को रो से ही अप्लाई करते रहना, ये नहीं है कि एक रो ऑपरेशन अप्लाई करके एक कॉलम अप्लाई कर दिया। इसलिए इस ओनली का मतलब है गाइज कि अगर आप क्वेश्चन को रो ऑपरेशन से सोल्व करने लग रहे हो ना तो रो से ही सोल्व करना। इस ओनली का ये मतलब नहीं है कि ओनली रो ऑपरेशन से सोल्व कर सकते हैं। तो लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला है। तो देखो सबसे पहले हमें, अब देखो ये मैट्रिक्स दे दी थी, ओके, हमें सबसे पहले देखना होता है पाइवट पोजीशन जो फर्स्ट वॉलेंट में यहाँ पे 1 अगर नहीं है, अगर कोई रो ऐसी होती है कि जो किसी से डिवाइड करने के बाद 1 बना दे तो 1 बना लेना। अदरवाइज देखो जैसे मेरे को फोर्थ रो पे क्या दिखा था, 1 दिखा था, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करूंगी, इस 1 को सबसे ऊपर लेके जाऊंगी। तो मैंने क्या कर दिया, R4 को और R1 को इंटरचेंज कर दिया। तो R4 जब दोनों को एक साथ इंटरचेंज करते हैं तो ये वाला ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं, R4 इंटरचेंज R1। तो हमें क्या मिल जाएगा, R4 को R1 से इंटरचेंज कर दिया तो 1 ये ऊपर चली गई रो, 1 3 13 3 ये आ जाएगी। उसके बाद अप्लाई कर दो R2 पे, R2 माइनस 2R1, R3 माइनस 2R1, R3 माइनस 3R1 अप्लाई करोगे ये आ जाएगी। अब देखो आप बोल दोगे इससे इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते मैम, क्या आ जाता, हाँ कर देते, लेकिन तब भी बात सेम रहती। मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको 3 से डिवाइड कर दिया माइनस से, उसको -5 से, इसको भी -5 से, 3 ऑपरेशन एक साथ लगा दिए। यहाँ पे एक साथ लगाओगे तो ये वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। अब इस पे फिर से कर दिया, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे उसके बाद इसको करोगे तब भी सेम ही आएगा गाइज। लेकिन इस पे जब इसको 1 इसलिए बनाया है मैंने क्योंकि अगर इसको 1 ना बनाते ना हम यहाँ पे कि 5 से -5 से डिवाइड नहीं करते तो थोड़ा लेंथ ही पड़ जाता आपको कैलकुलेशन, ठीक है ना। इसलिए हमें इसको क्या बना दिया, इसको 1 1 1 वाली फॉर्म में बना दिया। तो ये आ गई, ये अप्लाई कर दे, ये आ गई। अब देखो रैंक ऑफ ए क्या आई हमारे पास, रैंक ऑफ ए आ गई 2। पाइवट पोजीशन आप एग्जाम में अगर ऐसे दिखा सकते हो तो दिखा देना, आपकी चॉइस है, अच्छा ही लगेगा, मतलब ये नहीं कि गलत होगा। आप बोल देना रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 विच इक्वल टू नंबर ऑफ ए नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जब भी हम कैसे ऐसे लैंग्वेज में क्वेश्चन में यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे जो मैंने ये वाला नंबर लिखा ना, तो इस नंबर की जगह पे हमें ये कंप्लीट नंबर लिखना होता है गाइज। लैंग्वेज मैथ में हम नंबर जस्ट एक शॉर्ट ट्रिक है तो हम बोल देते हैं डायरेक्ट नंबर, लेकिन एग्जाम में जब आप लिखने लग रहे हो ना तो आप नंबर्स को ऐसे लिखना, ओके।
विच इज लेस देन इक्वल टू 4। 4 क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ अननोन्स। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चला, गाइस देखो मैं तो आपको डायरेक्ट कॉलम से बता देती हूँ 1 2 3 4, लेकिन आप यहाँ पे देखो एक्स वाई जेड और डब्लू कितने वेरिएबल यूज हुए हैं, एक्स वाई जेड और डब्लू 4 वेरिएबल यूज हुए, तो अननोन कितने हैं, 4 ही अननोन है। तो यस विच इज लेस देन इक्वल टू 4। तो हमारे पास रैंक आ गई 2, नंबर ऑफ अननोन थे 4, नलिटी कितनी आ जाएगी n माइनस आर, 4 माइनस 2 करके नलिटी आ गई 2, 2 क्या आ गए, फ्री वेरिएबल आ गए। अब वो फ्री वेरिएबल हमें पता चल गया। अब अगर उसके बाद वो क्या पूछने लग रहा है हमसे, सॉल्यूशन पूछने लग रहा है, तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, जब हमारे पास ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आते थे तो हम वहाँ पे जेड और वाई मतलब डब्लू को 0 1 1 0 ऐसे पुट कर देते थे, मतलब वहाँ से तो हम क्या निकालते थे गाइज, वहीं से निकालते थे हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन अब जब क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो आप ऐसे 0 1 1 0 करके सोल्व नहीं करोगे, कैसे करोगे देखना। रैंक आ गई 2, नंबर ऑफ एनोन आ गए 4, देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन 4 - 2 = 2 LI सॉल्यूशन। ये जो 2 आते हैं इनको क्या बोल देते हैं, इसको LI सॉल्यूशन बोल देते हैं। ओके, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इक्विवेलेंट टू, ये वाली लाइन फिर से इंपॉर्टेंट है। अब जैसे फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट था ना क्या, कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से पहले हमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब सिंगल मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी, उसके बाद ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी है, उसके बाद रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, उसके बाद रैंक निकाल देनी है, रैंक के बाद हमें बता देना इसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने लग रहे हैं। अब 2 आ गए तो 2 एल जितनी आती है n-r करके उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है गाइज, देखो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस ऑफ द होमोजीनियस सिस्टम, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ स्पेस ऑफ होमोजीनियस सिस्टम की डायमेंशन क्या होती है, n-r। n कितना था, नंबर ऑफ अननोन तो 4, n-r तो 4 - 2 करके 2 आ गए, तो 2 LI सॉल्यूशन आ गए। ओके, वो सॉल्यूशन कैसे निकाल लेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो स्टेप आए ना ये है सॉल्यूशन, जो 2 LI सॉल्यूशन आए ना वो कौन कौन से है वो बताने। अब तो कैसे बताओगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इक्विवेलेंट टू दिस, इस मैट्रिक्स को एज इट इज पुट कर देंगे, जो 4 जो हमारे क्या थे वेरिएबल थे x y z w उनको पुट कर देंगे, इज इक्वल टू जो कंप्लीट जो स्टार्टिंग में हमने 0 0 पुट किया था ना, अब इसके प्लेस पे 0 0 ही पुट करना पड़ेगा। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि इक्वेट करना है अब हमें। दिस गिव्स 2 इक्वेशन, दिस गिव्स 2 नहीं, दिस गिव्स द इक्वेशन, मल्टीप्लाई कर दो x + y, x + 3y + 13z + 3w = 0, y + 8z + 3w = 0 0 0, तो 2 इक्वेशन आ गई। अब सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट, आप बोलोगे इनको कैसे सोल्व करेंगे, तो लेट कर लो y निकाल लो, y क्या आ जाएगा -3w - 8z, इसको पुट कर दो इसमें, तो x आ जाएगा 11z + 6w, x y आ गए। अब आप बोलोगे z और w, तो अब हम बोलेंगे टेक z = k1 w = k2। अब आप बोलोगे ये क्यों पुट किया, तो गाइज ये ही पुट करना है, यही इंपॉर्टेंट रोल है अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का। क्यों, क्योंकि जब हम z = k1 w = k2 0 1 पुट नहीं करेंगे, अब हम सोल्व करने लग रहे हैं, तो हम 0 1 एग्जामिनर बोल देगा आपने 0 1 ही क्यों पुट किए, 2 0 क्यों नहीं पुट किया, तो इसीलिए हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पुट करेंगे। तो z को पुट कर दिया k1, w को पुट कर दिया k2, पुट कर दो तो y की वैल्यू आ जाएगी -3k1 - 8k1 3k2, और x की वैल्यू आ जाएगी 11k1 + 6k2, और is the general solution of the system of equation where k1 k2 is arbitrary constant। कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। अब अगर उसके बाद वो इसी क्वेश्चन में ये बोल देता कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन एंड देन फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पर्टिकुलर एंड वो ये बोल देता एंड फाइंड वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो आप इसके बाद बता देते लेट k1 = 0 k2 = 1, तो k1 को 0 पुट कर दो, k2 को 1 पुट कर दो, तो x आ जाएगा 11, y आ जाएगा -3। इस टाइप से आप क्या कर सकते थे, इसको सोल्व कर सकते थे। ओके, ये तो था जब सिस्टम हमारा कैसा है, होमोजीनियस है। जब सिस्टम नॉन होमोजीनियस आ जाएगा तो कैसे करोगे, तो देखो ये वाला क्वेश्चन है गाइज, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ओ सॉरी क्वेश्चन नहीं लिखा, सो डेट द इक्वेशन x + y + z = 6, x + 2y + 3z = 14, ये 4 इक्वेशन दे दी हमें, 1 2 3 सॉरी 3 इक्वेशन दे दी, आर कंसिस्टेंट। इसने बोल दिया कि शो करो ये कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंट तो होगी मीन्स रैंक ऑफ ए, और जो रैंक ऑफ ए कोलन बी है ना वो हमारे पास क्या आएगी, वो इक्वल आएगी। अब वो इक्वल अननोन क्या आई या नहीं आई वो हमें नहीं पता, बस ये पता ये इक्वल आ जाएगी।
क्योंकि ये बोलने लग रहा है शो करो, शो मतलब कंसिस्टेंट तो वो हो गई, उसके बाद बोलने लग रहा है एंड देन सोल्व देम। तो इस सोल्व देम का क्या मतलब है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना है, सिंगल मैट्रिक्स बनानी है। तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल टू बी। तो ax ये कॉमन नहीं आएगा गाइज, यहाँ पे ये इक्वल टू ही आएगा, इक्वल टू b इज इक्वल टू b की वैल्यू पुट कर दो 6 14 30 14 36। तो आप बोलोगे आपने ये, क्योंकि गाइज मेरे से मिस्टेक हो गई थी, मैंने 1 1 1 को ना यहाँ पे ऊपर ये वाली इक्वेशन ध्यान नहीं रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा है ये। ओके, तो आप इसको ऊपर लिखना जब क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ax इज इक्वल टू बी। उसके बाद अब हम क्या बनाएंगे, द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये वाली मैट्रिक्स बनाने की नीड नहीं पड़ी थी, यहाँ पे देखो हमने कहीं पे भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं बनाई थी, क्यों, क्योंकि कॉलन बी वाली 0 ही थी, तो 0 को करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है ना, तो हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी गाइज। तो द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज a कोलन b। तो a कोलन b बना दो 1 1 1। अभी मैंने जो ये वाला था इसको ऊपर ही लिख लिया है, ओके, क्योंकि ना तो फिर ऑपरेशन अप्लाई करके लिखना पड़ता, तो वो तो मेरी मिस्टेक थी ना, मैंने यहाँ पे लिखा था, तो आप इसको ऊपर ही लिखना। तो 1 1 1 6 2 1 2 3 14 1 4 7 30। अब इसके बाद सेम वाला स्टेप जो वहाँ पे लिखा था, वी शैल रिड्यूस द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए कोलन बी, वहाँ पे लिखा था वी शैल फर्स्ट फाइंड द रैंक ऑफ ए। हमें रैंक निकालनी थी कि, तो अप्लाई कर दे, तो यहाँ पे किसकी रैंक निकालनी है, ए कोलन बी की निकालनी है। तो वी शैल रिड्यूस द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए कोलन बी टू रो इक्विवेलेंट फॉर्म बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ओनली। रो ऑपरेशन अप्लाई कर दो, R2 में से R1 R3 में से R1 ये आ जाएगी, अगेन अप्लाई कर दो R3 माइनस 3R2 ये आ जाएगी। अब देखो विच इज रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ ए कोलन बी, ऐसे ही लिखना आप एग्जाम में, विच इज रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ ए कोलन बी। ये इक्विवेलेंट फॉर्म आ गई किसकी, ए कोलन बी की। वी हैव रैंक ऑफ ए कोलन बी, रैंक ऑफ ए कोलन बी कितनी है, पाइवट पोजीशन कहाँ पे आई है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, 2 ही नॉन जीरो रो थी, तो रैंक ऑफ ए कोलन बी कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखना इसके बाद रिजल्ट अप्लाई तो करोगे आप, है ना, हमें बताना नो सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट होंगे, क्या होंगे क्या नहीं होंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा गाइज, क्या, आल्सो बाय द सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन वी गेट ए को। ए हम अलग से बता देंगे गाइज, जो ये वाला ए था ना, या तो आप इसको जैसे पेंसिल या पेन का, अलग पेन का यूज करके आप इसको ऐसे लास्ट में जब ये मैट्रिक्स आ जाए ना, तो इसको यहाँ पे लिख देना, ये ए है एंड ये कंप्लीट जो है ये है ए कोलन बी। ओके, आप ऐसे नोटेशन लिख देना, या फिर आप ऐसे नहीं लिखोगे, क्योंकि देखो सब्जेक्टिव एग्जाम वो तो आपकी चॉइस, आप कितना एग्जाम को अच्छे से क्लीन अप से, मतलब लैंग्वेज का यूज करके सब कुछ एक एक चीज़ बताते हो, है ना। तो या तो ऐसे लिख देना, अगर आपको ये लगता है कि टाइम ज़्यादा है, वेस्ट होने लग रहा है और हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, तो इसको ऐसे सर्कल बना के, इसको जैसे कंप्लीट मैट्रिक्स को बनाओगे उसमें सर्कल बना देना और इसको बता देना ये है ए और ये कंप्लीट है ए कोलन बी। अदरवाइज आप इसको ऐसे लिखना, आल्सो बाय द सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वी गेट ए को इक्विवेलेंट ही बना देना, जो ये लास्ट में आई है ना गाइज 1 1 1 0 1 2 0 0 0 यही लिख देना। आपको जो ये वाले जो स्टेप थे ना, ये वाला और ये वाला, ये 3 ऑपरेशन ये अगेन नहीं लगाने पड़ेंगे। ओके, हमें बस क्या लिख दी, ये लाइन लिख दी, आल्सो बाय द सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब देखो रैंक ऑफ ए कितनी आएगी 2, सिंस रैंक ऑफ ए कितनी है 2, रैंक ऑफ ए कोलन बी भी कितनी थी 2, और विच इज लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट तो आ गई, एंड वी हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि आप बता देना रैंक इज इक्वल टू 2, नलिटी कितनी आ जाएगी यहाँ से, नलिटी इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू इम्प्लाइज नंबर ऑफ ए फ्री वेरिएबल, नंबर ऑफ ए फ्री वेरिएबल। नंबर के लिए आप हैशटैग यूज कर लेना, या फिर आप कंप्लीट लिख देना नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल। नंबर कंप्लीट ना लिखे हैशटैग यूज कर सकते हो ना, तो नोटेशन समझ आ जाएगी। ओके, वी सी डेट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू द मैट्रिक्स। सेम स्टेप, जब हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ना, तो ये इक्विवेलेंट ये अगेन लिखना ही पड़ेगा, ये जो थर्ड स्टेप है ना ये आपको करना ही पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है गाइज। क्यों, क्योंकि बच्चे पता क्या करते हैं, वो यहाँ से ही ए कोलन बी की रैंक बता के वो सीधा लिख देंगे x + y + z = 6, लेकिन वो थोड़ा फिर वही बात है, वो शॉर्ट कट हो जाएगा हमारे पास, फिर उसमें आपके नंबर कम मिलेंगे, फिर आप बोलोगे करके तो कंप्लीट आए थे, नंबर कम मिले, तो ये लैंग्वेज का ही खेल है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे इतना सब कुछ लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है वी कैन सी डेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इक्विवेलेंट टू द दिस। तो कंप्लीट क्या करना है, अभी जो ए थी ना लिखो, ax इज इक्वल टू बी वाली फॉर्म थी ना, यहाँ पे ये लिख दी, विच गिव्स द इक्वेशन। अब इनको कंपेयर कर दो, x + y + z = 6
y प्लस 2z इजिकल टू 8। अगेन y की वैल्यू निकाल लो, y आ जाएगा 8 माइनस 2z, इसमें पुट कर दो, x आ जाएगा z माइनस 2। अब देखो y आएगा 8 माइनस 2z। अब हमारे पास एक फ्री वेरिएबल था तो टेक z को ही, जैसे z को जब क्वेश्चन सोल्व करते तो 1 पुट कर देते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या पुट करेंगे, अब हम z को पुट करेंगे k। तो z को k पुट किया तो वी गेट y इजिकल टू 8 माइनस 2k, x इजिकल टू k माइनस 2। तो x इजिकल टू k माइनस 2, y इजिकल टू 8 माइनस 2k, z इजिकल टू k इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ऑफ सिस्टम इक्वेशन वेयर k इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इसमें पर्टिकुलर पूछ लेता तो z को k पुट कर देते, तो x या k को 1 पुट कर दे तो x आ जाता -1, y आ जाता 6 और z आ जाता 1। -1 6 1 इसका एक क्या हो जाता है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता। आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। ये तो थे सिस्टम ऑफ होमोजेनियस का कैसे करना, नॉन होमोजेनियस का कैसे करना है। अब देखो नॉन होमोजेनियस में भी वो हमें एक क्वेश्चन एक टाइप और दे देता है, जिसमें वो ना नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन तीनों ही केस पूछ लेता है। तो ये क्वेश्चन है ना, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लो आप लोग, इसकी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। 99% अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो इस टॉपिक से बनने के चांस लगने लग रहे हैं गाइज। तो इसमें नो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, यूनिक इनफाइनाइट देखो, investigation for what values of lambda mu the simultaneously equation this have no solution, unique solution, infinite solution, तीनों ही केस एक में डिस्कस करती है। तो देखो सबसे फर्स्ट स्टेप तो क्या है, इसकी सिंगल मैट्रिक्स बनानी है। तो द मैट्रिक्स ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज ax इजिकल टू b, ओके। द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज दिस, वी शैल, इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो वी शैल रिड्यूस द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a कोलन b टू रो इक्वलेंट फॉर्म बाय अप्लाइंग सम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ओनली। अप्लाई कर दो r2 माइनस r1, r3 माइनस r1, अप्लाई कर दो, अगेन अप्लाई कर दो r2 r3 पे r3 माइनस r2, ये आ जाएगी। इजी था। अब इसके बाद जो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में जो 3 रिजल्ट बताए थे ना कि नो सॉल्यूशन कब होता है, यूनिक सॉल्यूशन कब होता है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होता है, तो आपको अब वो क्या करने हैं, अब वो डिस्कस करने हैं। तो अब उसकी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या पूछा है, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन हमें पता है, द सिस्टम विल हैव नो सॉल्यूशन इफ रैंक ऑफ ए कोलन बी नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ये थ्योरी लिखनी ही पड़ेगी अब आपको नो सॉल्यूशन के लिए, विच इज ओनली पॉसिबल इफ, नो सॉल्यूशन कब हो सकता है, जब रैंक ए की और ए कोलन बी की इक्वल ना आए। तो रैंक ऑफ ए यही तो था ना ए, तो ये अगर लैम्डा 3 हो जाए और म्यू 10 ना हो तो रैंक यहाँ से तो 2 हो जाएगी, यहाँ से कितनी हो जाएगी 3। लेट देखो समझने के लिए, लेट म्यू इजिकल टू 11 एंड लैम्डा इजिकल टू 3, तो यहाँ पे तो हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 0। रैंक ऑफ ए तो कितनी आ जाएगी 2, रैंक ऑफ ए कोलन बी कितनी आएगी 3। तो 2 कभी 3 के इक्वल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो रैंक इक्वल नहीं, तो नो सॉल्यूशन। तो आपको क्या बताना है गाइज, लैम्डा तो 3 के इक्वल हो जाए और म्यू 10 के इक्वल ना हो, लैम्डा इजिकल टू 3 एंड म्यू नॉट इक्वल टू 10, तो बन जाएगा नो सॉल्यूशन। यूनिक कब बनेगा, जब रैंक ऑफ ए कोलन बी इक्वल आ जाए नंबर ऑफ अननोन, मींस रैंक ऑफ ए 3 आ जाए, रैंक ऑफ ए कोलन बी भी 3 आ जाए, और अननोन कितने थे, एक्स वाई जेड 3 ही अननोन थे, तो 3 के ही इक्वल आ जाए। वो कब पॉसिबल होगा, जब यहाँ पे क्या हो, नॉन जीरो नंबर आ जाए, है ना। तो लैम्डा 3 के इक्वल ना हो, 3 से डिफरेंट कुछ भी हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 5 हो जाए, 4 हो जाए, -3 भी हो जाए इवन। क्यों, क्योंकि 3 से ही 0 बनेगा, 3 से कुछ भी अलग पुट करोगे ये कभी भी 0 नहीं बनेगा, ये कभी भी 0 नहीं पुट करेगा, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो अगर 3 पुट कर देते रैंक तो तब भी 3 आती। हाँ, रैंक तब भी 3 आती, लेकिन तब ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की तो 3 आ जाती, लेकिन ए की तो 2 हो जाती, और वो तो केस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नो सॉल्यूशन के केस में, है ना। तो यूनिक के लिए क्या होगा, ये इक्वल ना हो 3 के। अब म्यू पे कोई कंडीशन रहेगी, अरे म्यू 10 ले लो, तब भी तो रैंक तो 3 ही रहेगी ना, कंप्लीट की रैंक 3 रहेगी, और ऑगमेंटेड की भी 3 रहेगी। क्यों, क्योंकि एक पाइवट यहाँ पे, एक पाइवट यहाँ पे, एक पाइवट यहाँ पे, इस पे तो गए ही नहीं हम। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब हमारे पास म्यू नॉट इक्वल टू 3 एंड लैम्डा नॉट इक्वल टू 3 एंड म्यू इज आर्बिट्रेरी। थ्योरी देख लेना आप लोग। उसके बाद है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट कब होंगे गाइज, इनफाइनाइट के लिए क्या होनी चाहिए, रैंक 3 से लेस होनी चाहिए। रैंक 3 से लेस कब होगी, तभी तो नलिटी 1 आ जाएगी और फ्री वेरिएबल आएंगे। तो लैम्डा को 3 पुट कर दो, म्यू को 10 पुट कर दो। अब आप बोलोगे दोनों को करना पुट जरूरी है, हाँ जी, दोनों को 0 पुट करना जरूरी होगा, मीन्स दोनों को 0 बनाना जरूरी होगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने इसको 0 नहीं बनाया, इसको 0 बना दिया, तो ये हो जाएगा यूनिक सॉल्यूशन, और अगर इसको 0 बना दिया, इसको नहीं बनाया, तो ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। तो
इसको जीरो बनाओ, इसको भी जीरो बनाओ, तो रैंक आ जाएगी 2 2 इक्वल, और नलिटी आ जाएगी 1, तो वो आ जाएंगे फ्री वेरिएबल, एक फ्री वेरिएबल। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि लैम्डा को 3 पुट कर दो, म्यू को 10 पुट कर दो, तो एक फ्री वेरिएबल आ जाएगा, और एक फ्री वेरिएबल आते ही सोल्यूशन कितने बन जाते हैं? सोल्यूशन बन जाते हैं इनफाइनाइट। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी की, लैंग्वेज की प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस करने के लिए दिया है, आपको कमेंट करके बताना है ए बी सी की क्या वैल्यू के लिए सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यूनिक होगा, नो होगा, इनफाइनाइट हो गए, और इसका क्या सॉल्यूशन बनेंगे, इनफाइनाइट होंगे, नो होंगे, या यूनिक होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है गाइस थोड़ा अलग वे में। अब आप बोलोगे देखो अब तक तो वो इक्वेशन ऐसे दे देता था, लेकिन हम इक्वेशन से फर्स्ट स्टेप में क्या बनाते थे, ये ax इक्वल टू बी ही तो बनाते थे ना। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने क्या दिया, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था ना, जो मैं हमेशा बोलती थी सिंगल मैट्रिक्स वी कैन रिटर्न इन सिंगल मैट्रिक्स, वो वाला स्टेप इसने खुद ही खत्म कर दिया। इसने खुद ही दे दिया ax इक्वल टू बी, और इसके बाद पूछने लग रहा है हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, तो आपको ये नो बनाना है। तो आप डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन फर्स्ट जब सॉल्यूशन लिखने लगोगे तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ ए कोलन बी, यहाँ से स्टार्ट कर दोगे अब इस क्वेश्चन को। ओके, लेकिन अगर यहाँ से इस टाइप से ना दे के इस टाइप से देता था तो फर्स्ट स्टेप में इसको ऐसे बनाना होता था। तो आई होप आपको इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट कर दोगे, डायरेक्ट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से स्टार्ट कर दोगे। एंड गाइज ये था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारा, जो एक कंप्लीट टॉपिक था, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो गई है मुझे पता है, तो आप अगर स्पीड ज़्यादा लगे आपको तो अभी मैं लास्ट में बोलने लग रही हूँ ये वाली बात, तो आप स्पीड को रिड्यूस करके देख लेना। ओके गाइज, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, एंड कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा हो जिस पे आपको वीडियो चाहिए है कि जो जिसमें थोड़ा डाउट है, तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो, उस पर आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है गाइज, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया करो, जो बच्चे हमारे चैनल से आपसे नहीं जुड़े हुए वो भी जुड़ जाए। ओके, तो कमेंट करके बताना है, और वीडियो को लाइक भी कर देना, और शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना अच्छी लगे तो। ओके, थैंक यू।